ओके, वेलकम फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो आपका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है, यहाँ पे मॉडल पेपर फोर्थ का पार्ट यहाँ पे थर्ड डिस्कस करते हैं। तो जिसमें आपके क्वेश्चन डिस्कस होंगे 51 से 75 तक। तो देखो सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू बेस्ट टू यूज व्हेन सिटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट फॉर ऑल स्लाइड। देखो कह रहे हैं जो सिटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट है वो सभी स्लाइड के ऊपर आपको डालना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बेस्ट मतलब उसके लिए जो व्यू है वो सबसे बेस्ट कौन सा है उसके बारे में पूछा है। इन प्रेस इनिटेशन, ठीक है। इसका मतलब है कि जब आप देखो जब आप सभी स्लाइड्स में कोई इफेक्ट डालते हो तो उसका व्यू सबसे बेस्ट कहाँ पे दिखाई देगा आपको। तो देखो उसका व्यू सबसे बेस्ट दिखाई देता है आपको आउटलाइन व्यू पे। देखो आपने देखा होगा कि जो आउटलाइन व्यू पे देखते हो तो आपका जो सारी स्लाइड पे आपने जो इफेक्ट डाला है वो सारी स्लाइड का इफेक्ट आपको आउटलाइन व्यू पे सबसे बेस्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है विच पावर पॉइंट व्यू वर्क बीट फॉर एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन। देखो ये कह रहा है स्लाइड ट्रांजिशन में जो एडिंग करने के लिए आपका कौन सा पावर पॉइंट का व्यू काम आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो एनिमेशन होता है, एनिमेशन के थ्रू क्या करते हो आप कोई भी ट्रांजिशन जैसे आपने डालते हो ना, कोई भी जैसे इफेक्ट डालते हो स्लाइड पे, जैसे आप कोई इफेक्ट डालते हो जैसे स्लाइड ऊपर से आती है, नीचे साइड से आती है, ठीक है, लेफ्ट राइट अप डाउन से स्लाइड आती है आपकी, जैसे कोई भी उसके अंदर जो इफेक्ट डाल जाता है क्या डाल जाता है? एनिमेशन के थ्रू उसको इफेक्ट डाल जाता है, ठीक है। तो इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो इन एक्सेल फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अटैच टू ए सेल। ये कह रहे हैं कि एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट कोई भी एक एक्स्ट्रा जो आप कमेंट्स वगैरह अटैच करते हो, एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट आप अटैच करते हो तो वो किसी सेल के ऊपर कैसे करते हो? तो कैसे करते हो आप? कमेंट्स के थ्रू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। एक्सेल के अंदर आपका जो भी आपका एक्सप्लेनेटरी जो आपका टेक्स्ट अटैच होता है वो किससे अटैच होता है? कमेंट्स के थ्रू अटैच होता है। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे देखो नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए रेक्टेंगुलर पेज। देखो रेक्टेंगुलर पेज, अगर रेक्टेंगुलर पेज की बात करूं फॉर व्यूइंग एंड प्रिंटिंग, देखो जो आपका रेक्टेंगुलर पेज होता है वो क्या होता है? लैंडस्केप होता है। दो यहाँ पे रेक्टेंगल पेज की बात कर दी, इसका मतलब क्या होगा? लैंडस्केप होगा, ठीक है। अच्छा, तो आपको ध्यान रखना है अगर रेक्टेंगल पेज की बात करें तो लैंडस्केप होता है और दूसरे पोर्ट्रेट भी होता है ना, पोर्ट्रेट जो आपका खड़ा हुआ पेज होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे समझो। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डज द जॉब फॉर मर्जिंग द रिकॉर्ड फ्रॉम टू फाइल इनटू वन। ये कह रहे हैं कि दो फाइल को आपको एक फाइल में मर्ज करने के लिए आपका कौन सा सिस्टम मतलब कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर के यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम आएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है? सिस्टम नहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा, ठीक है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपका किस टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका काम आएगा? तो देखो ध्यान रखना आपको, अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो आपके दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो देखो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को ऑपरेट करता है, हमारे सिस्टम को चलाता है, और दूसरा आपका क्या सॉफ्टवेयर होता है? आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो देखो जो यूटिलिटी जो प्रोग्राम होते हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम क्या काम आते हैं? वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए काम आते हैं। जो भी हमारी टास्क परफॉर्म होती है, स्पेसिफिक कोई टास्क परफॉर्म होती है उसके लिए काम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूटिलिटी प्रोग्राम हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो टू एड ए बैकग्राउंड कलर फॉर ऑल H1 एलिमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग HTML सिंटैक्स इज यूज। ये कह रहे हैं कि आपको बैकग्राउंड कलर ऐड करना है किसमें? H1 एलिमेंट्स के अंदर। इसका मतलब है कि H1 एलिमेंट्स में कोई बैकग्राउंड कलर ऐड करना है तो आपका HTML का कौन सा सिंटैक्स सही है, ठीक है। तो देखो बैकग्राउंड कलर मेरे को H1 एलिमेंट में ऐड करना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा H1, उसके बाद बैकग्राउंड कलर लिखूंगा और उसके बाद कलर का फॉर्मेट दूंगा जो भी कलर मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो राइट हैंड से क्या हो जाएगा? ए इज द राइट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट कौन सा? ए इसका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे देखो ए टेक्निक दैट वाज डेवलप्ड टू डिटरमाइन वेदर ए मशीन कुड और कुड नॉट डेमोस्ट्रेट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो ये कह रहे हैं कि आपकी ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये मशीन आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बिहेव करती है या नहीं करती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे किसी भी मशीन की आपकी कंपटीशन पावर के बारे में पूछ रहे हैं कि कोई भी मशीन की कंपटीशन पावर किसके द्वारा पहचान जाती है। तो देखो ध्यान रखना, हमारे अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस में सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा जो योगदान था वो आपके डॉक्टर एलन ट्यूरिंग का था। देखो डॉक्टर एलन ट्यूरिंग कंप्यूटर साइंस के एक बहुत महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने छोटे से लाइफ साइकिल में उन्होंने कंप्यूटर साइंस को बहुत बड़ी देन दी थी और उन्होंने एक मशीन को डेवलप किया था जिसका नाम था ट्यूरिंग मशीन। देखो ट्यूरिंग मशीन क्या होती है? आपके कंप्यूटर की कंप्यूटेशन पावर बताती है कि कोई भी कंप्यूटर कंप्यूटेशन पावर हमेशा ट्यूरिंग मशीन के इक्वल होगी।
इसका मतलब है कि ट्यूरिंग मशीन से ज़्यादा काम करने वाला कंप्यूटर बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कंप्यूटर की कंप्यूटेशन पावर को निकालने के लिए जिस मशीन का यूज किया जाता है उसको कहते हैं ट्यूरिंग मशीन और उसको बोलते हैं ट्यूरिंग टेस्ट, ठीक है। तो ट्यूरिंग टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी मशीन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो हमारी जितनी भी आपके मॉडर्न मशीन है वो सारी की सारी ट्यूरिंग मशीन पर बेस्ड है, मतलब ट्यूरिंग मशीन से ज़्यादा काम नहीं कर सकती। तो कंप्यूटर की कंप्यूटेशन पावर जो टेस्ट करते हैं हमेशा ट्यूरिंग टेस्ट से करते हैं, ट्यूरिंग मशीन से करते हैं। ओके, देखो हु डेवलप द पाइथन लैंग्वेज, ये कह रहा है पाइथन लैंग्वेज किसने डेवलप की थी। तो आपको ध्यान रखना है गुइडे वैन रोसुम ने आपके पाइथन लैंग्वेज का डेवलप किया था, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चेक इन ए स्विच केस स्टेटमेंट। ये कह रहा है जो स्विच केस स्टेटमेंट है उसमें क्या चेक नहीं होता है भाई, कैरेक्टर चेक हो सकते हैं, इंटीजर चेक हो सकते हैं, फ्लोट। देखो ध्यान रखना जो फ्लोट है वो आपके कभी भी स्विच केस स्टेटमेंट में चेक नहीं हो सकता, एनएम्स भी चेक हो जाता है, ठीक है। तो आपका फ्लोट वैल्यू चेक नहीं होती है। अच्छा, इसका मॉडल पेपर में शायद गलत आंसर है, तो इसका जो यहाँ पे 59 और 60 का जो आंसर रिप्लेस हो गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ पे सी आंसर होगा फ्लैट, ठीक है। जो फ्लोट है, जो फ्लोट क्या होता है आपका, फ्लोट कभी भी आपके स्विच केस में चेक नहीं होता है, ठीक है। तो इसका फ्लोट इज द राइट आंसर होगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है बाय डिफॉल्ट रियल नंबर इज ट्रीटेड। देखो ध्यान रखना अगर बाय डिफॉल्ट आपसे ये पूछे, बाय डिफॉल्ट जो रियल नंबर का ट्रीट होता है वो हमेशा डबल में होता है। तो देखो बाय डिफॉल्ट जो रियल नंबर का ट्रीट होता है वो तो हमेशा किस में होता है, डबल में होता है। और देखो अगर आपको स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात करें तो फिर आपका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अगर नॉर्मल बात करें बाय डिफॉल्ट की रियल नंबर का तो हमेशा डबल में होगा, स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात करें तो आपका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। ये कह रहे हैं कि कोई स्टेटमेंट दे रखा है एक्सटर्नल इंट आई। तो देखो ध्यान रखना एक्सटर्नल इंट आई का मतलब है कि यहाँ पे आई की वैल्यू असाइन नहीं की गई है, इसका मतलब है कि डिक्लेरेशन है। ये क्या है, डिक्लेरेशन है। तो ध्यान रखना कैसा है, डिक्लेरेशन है। अगर मैंने आई की वैल्यू को असाइन कर दिया, अगर मैंने आई की वैल्यू को असाइन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन हो जाएगा। इसका कहते हैं डेफिनेशन। ये क्या हो जाएगा फिर, डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक नॉर्मली क्या है, डिक्लेरेशन है, और अगर मैंने आई की वैल्यू को असाइन कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा। देखो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ये कह रहे हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। अब देखो समझो इसको, स्टेटमेंट स्टैंड सब देखो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे कोई आपने क्या ले रखा है, आपने पॉइंटर का क्या ले रखा है, एक एरे का पॉइंटर ले रखा है जिसके अंदर आपने असाइन कर रखा है ए, ठीक है, वाई क्यू एम, ठीक है, ए वाई क्यू और एम, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे क्या होगा आपका, एंड ऑफ स्ट्रिंग होगा कि स्ट्रिंग। अच्छा अब देखो समझो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, पी ले रखा है, उसको आपने असाइन कर रखा है। जहाँ पे पी क्या है, यहाँ पे पी है एक पॉइंटर है किसका, कैरेक्टर टाइप का है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो प्रिंट एफ करवा रहे हो। अब देखो यहाँ पे समझो, अब प्रिंट एफ क्या करो, देखो अभी पी डिनोट किसको कर रहा है, देखो प्रिंट एफ क्या करो, अब प्रिंट एफ करवा रहे हो %c, इसका मतलब कैरेक्टर प्रिंट करवा रहे हो। अब देखो अब यहाँ पे समझो पी के साथ में आपने पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट लगा रखा है, इसका मतलब है कि पी का बाद में तो यहाँ पे प्लस होगा, पहले यहाँ पे पी काम में आएगा, ठीक है। अच्छा आपने क्या कर रखा, देखो पी का पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है तो ये तो बाद में एग्जीक्यूट होगा, पोस्ट फिक्स तो बाद में एग्जीक्यूट होगा, तो ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा पीक को स्टार, देखो पीक का स्टार का मतलब है कि देखो पी डिनोट कर रहा है यहाँ पे इसको, किसको, ये आपका जो कैरेक्टर का जो पॉइंटर इसको। अच्छा पी स्टार का मतलब है वैल्यू, देखो पी स्टार का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो, उसके बाद कर रहा है प्लस प्लस, ये आपका प्री इंक्रीमेंट है, तो देखो प्री इंक्रीमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो अब पी स्टार पे वैल्यू आ गई ए। अब सपोज करो यहाँ पे रियल में होता क्या है, यहाँ पे रियल में क्या वैल्यू होती है 97, रियल वैल्यू की बात करो तो देखो ए का मतलब है कि आपके आस की वैल्यू असाइन होगी हमेशा, तो रियल में असाइन क्या होती है 97 असाइन होती है। अब हमने क्या कर रखा है, प्लस प्लस पी कर रखा है। अब देखो प्लस प्लस पी का मतलब क्या है, 98 हो जाएगा, ध्यान रखना 98 हो जाएगा। और 98 को हमने प्रिंट किससे कर रखा है, कैरेक्टर से। तो 98 का कैरेक्टर क्या होता है भाई, 98 किसकी वैल्यू होती है, आज की किसकी होती है, बी की। तो आपको ध्यान रखना है बी इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। देखो ये बहुत इजी से कंसेप्ट से क्वेश्चन होते हैं, इसको सिर्फ ध्यान इतना सा रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन को आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। देखो सबसे पहले आपको दिया गया एक पॉइंटर दिया गया कैरेक्टर टाइप का, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ आपको असाइन है, यहाँ पे क्या है, आपको एक स्ट्रिंग असाइन है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग है असाइन है, उसके बाद में यहाँ पे सेकंड लाइन पे कह रहा है प्रिंट करवा रहा है। तो देखो यहाँ पे पहला तो ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, तो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट बाद में एग्जीक्यूट होता है, पहले यहाँ पे आगे का ऑपरेशन परफॉर्म होता है।
तो यहाँ पे पीक का स्टार मतलब वैल्यू, तो पीक के यहाँ पे स्टार का वैल्यू मतलब ए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट से हमने क्या कर रहे हैं, उसको +1 कर रहे हैं। तो 1 को +1 का मतलब है कि 1 की वैल्यू 97 है, उसका +1 का मतलब 98 हो जाएगा, और उसका फिर हम करेक्टर प्रिंट करवा रहे हैं तो क्या आ जाएगा आपका, बी प्रिंट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। ओके, देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे, देखो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, ये कह रहा है इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। ठीक है भाई, समझो यहाँ पे प्रोग्राम को। देखो इंटीजर आई के अंदर क्या असाइन कर रखा है, 5 असाइन कर रखा है, ठीक है। अब देखो, अब इसका एग्जीक्यूशन देखो, देखो इसका एग्जीक्यूशन कहाँ से होगा, राइट से होगा। अब देखो समझो, देखो 6 इक्वल टू आई। अच्छा, अब देखो ध्यान रखना, आई के अंदर पहले क्या कर रखा है, देखो आई के अंदर पहले क्या कर रखा है, यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट कर रखा है आई के अंदर। अब समझो, देखो यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे होगा क्या कि आपका जो 6 है वो आपको, देखो ये कह रहे हैं आपका 6 इक्वल टू, देखो यहाँ पे कंपेयर करवा रहे हैं कि जो आई है उसका प्री इंक्रीमेंट है, तो आई का प्री इंक्रीमेंट पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब आई के अंदर क्या हो जाएगी, 6 आ जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी। 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। क्या सही है गलत है, ये सही बात है। और अगर ये ट्रूथ होगा, अगर ये ट्रू होगा तो रिटर्न के रूप में यहाँ पे क्या, ये पूरा फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, 1। क्यों, क्योंकि ट्रू के लिए क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे आई के अंदर असाइन कर रहा है, तो आई के अंदर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई के अंदर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्रिंट करवा रहा है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो बहुत ही, देखो यहाँ पे बहुत इजी सा कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना। राइट से देखो यहाँ पे 6 है, जिसको किससे इक्वल, देखो यहाँ पे इक्वल टू का असाइनमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू यूज किया गया, तो ये कह रहा है आई प्लस प्लस मतलब प्री इंक्रीमेंट। तो पहले आई को इंक्रीमेंट करो 1 से, इसका मतलब आई के अंदर 5 है, इंक्रीमेंट कितना किया, 1 से, तो 6 हो गया। क्या 6 इक्वल टू 6 है क्या, बिल्कुल सही बात है। अगर ये ट्रूथ है, ट्रूथ होने के बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा भाई, ट्रूथ है तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, और आई के अंदर क्या साइन हो जाएगा, 1 असाइन हो जाएगा, और इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा। देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे, हाउ कंस्ट्रक्टर डिफर फ्रॉम द डिस्ट्रक्टर, ये कह रहा है कंस्ट्रक्टर आपका डिस्ट्रक्टर से कैसे डिफरेंट होते हैं। तो देखो ध्यान रखो, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, देखो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जो कि अपने आप एग्जीक्यूट होता है जब भी किसी जो क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो देखो ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने पर कंस्ट्रक्ट अपने आप एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेशल टाइप के मेथड होते हैं। अब देखो कंस्ट्रक्टर में हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टर में नहीं कर सकते, ठीक है। अब समझो, देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोड बट डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी, सही बात है भाई, कंस्ट्रक्टर का ओवरलोड कर सकते हैं, इसका मतलब सेम नाम से एक ज्यादा कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर अलग होने चाहिए। अच्छा, कंस्ट्रक्टर कैन टेक आर्ग्यूमेंट बट डिस्ट्रक्टर कैन नॉट, बिल्कुल सही बात है, कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं बट डिस्ट्रक्टर के अंदर नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बोथ ए बी सी, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, मतलब दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट आपके सही है, तो सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का नॉर्मल सा कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो नेक्स्ट कह रहा है बाय डिफॉल्ट द फील्ड इन C++ क्लास। देखो ध्यान रखना, जो C++ क्लास की जो बाय डिफॉल्ट फील्ड होती है ना, हमेशा क्या होती है, प्राइवेट होती है। तो यहाँ पे अगर आपने किसी को भी अपने किसी टाइप से आपने आगे अगर स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, ठीक है, तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या मिलने वाला है, प्राइवेट मिलने वाला है। ठीक है, तो C++ का बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है। अच्छा देखो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव भाई, देखो यहाँ पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बात कर रहे हैं, कह रहा है फ्रेंड फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। देखो ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग दोनों के आपके, दोनों का कंपाइल टाइम आपके ओवरलोडिंग का फंक्शन वो है। रन टाइम बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बात करें तो आपका जो वर्चुअल फंक्शन होता है, देखो समझो यहाँ पे जो वर्चुअल फंक्शन होता है उसकी सहायता से रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसे प्राप्त करते हैं, देखो आपकी एक बेस क्लास एक ड्राइव क्लास है, अब आपने क्या कर रखा है, एक जगह आपने वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर कर रखा है, दूसरी जगह आपने सेम नाम से फंक्शन ले रखा है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपका यहाँ पे क्या होता है, आपके ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कौन से फंक्शन को, वर्चुअल फंक्शन को, वही आपका क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रन टाइम पे आपका कोई जो फंक्शन है वो रन टाइम पे आइडेंटिफाई हो पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो वर्चुअल फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से अचीव किया जा सकता है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट देखो फंक्शन ओवरलोडिंग इज ए कंसेप्ट इन विच, देखो फंक्शन ओवरलोडिंग कंसेप्ट है, उसमें क्या होता है देखो समझो। देखो फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको सेम नाम से फंक्शन बनाने हैं। देखो फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब क्या है कि जैसे मैं सपोज करो सम नाम से फंक्शन बना रहा हूँ, जैसे सम नाम से ले रहा हूँ सम, उसके एक में ले लिया इंटीजर ए ले लिया, दूसरा बना रहा हूँ सम, उसमें क्या ले लिया, इंटीजर ए ले लिया और इंटीजर बी ले लिया। देखो आपको ध्यान रखना
फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब है कि आप सेम नाम से फंक्शन बना सकते हो, लेकिन पैरामीटर उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। अब देखो समझो यहाँ पे, ए फंक्शन प्रोवाइड कॉमन इंटरफेस टू द यूजर टू कैरी आउट पॉसिबल डिफरेंट फंक्शन इन ईच कॉल। अच्छा, ये फंक्शन इज यूज टू इंप्लीमेंट लॉट ऑफ टास्क एट द सेम टाइम, नहीं। अच्छा, ए फंक्शन इज कॉल्ड टू मैनी नंबर ऑफ टाइम बाई अनदर फंक्शन, ना ऐसा कुछ नहीं होता है। ए फंक्शन इज कंप्यूटेशनली टू एक्सपेंसिव टू फॉर द सिस्टम टू हैंडल, नहीं। देखो आपका फंक्शन ओवरलोडिंग, आपका ए इज द राइट आंसर। देखो क्या कह रहे हैं, ए फंक्शन प्रोवाइड कॉमन इंटरफेस टू द यूजर टू कैरी आउट पॉसिबल डिफरेंट फंक्शन इन ईच कॉल। ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे आपका कॉमन इंटरफेस होता है कि जो आपके यूजर के कैरी आउट करता है आपके डिफरेंट कॉल, आपके प्रत्येक दो पॉसिबल डिफरेंट फंक्शन इन ईच कॉल, प्रत्येक कॉल पे डिफरेंट फंक्शन को फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है। तो आपके फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है जो सेम नाम के फंक्शन में डिफरेंट पैरामीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, सेम फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे यहाँ पे सपोज करो कि सम नाम का फंक्शन, यहाँ पे सम नाम का, यहाँ पे एक सम नाम का और ले लिया, ठीक है। इसमें एक पैरामीटर, इसमें दो पैरामीटर, इसमें तीन ले लिया, या फिर इसमें फ्लोट ले लिया एक में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैरामीटर से उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ओके। तो वो आपका कंसेप्ट क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो नेक्स्ट क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग क्लास डेफिनेशन। आपके क्लास के डेफिनेशन पूछे हैं, उसके बारे में उससे वो नीचे पूछे आपसे, व्हाट हैपन व्हेन वी ट्राई टू कंपाइल दिस क्लास। ये कह रहे हैं कि इस क्लास को कंपाइल करने पर क्या होगा। अच्छा, ये दे रखा क्लास ए, राइट है भाई, उसके बाद में या पैरेंथेसिस स्टार्ट कर रखा है, पैरेंथेसिस बंद कर रखा है, सेमीकोलन लगा रखा है। अच्छा, क्लास बी प्रोटेक्टेड, इनहेरिट कर रखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या कर रखा है, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, इनहेरिट कर रखा है, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्लास बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे बिल्कुल सही डेफिनेशन दी गई है क्लास की। तो क्या होगा भाई, आंसर देखो, विल नॉट कंपाइल, नहीं कंपाइल तो हो जाएंगी, विल नॉट कंपाइल, कंपाइल हो जाएंगी, विल नॉट कंपाइल, कंपाइल हो जाएंगे, सक्सेसफुली कंपाइल, तो डी इज द राइट आंसर। भाई सक्सेसफुली कंपाइल होंगे क्योंकि यहाँ पे कोई एरर है ही नहीं, एरर नहीं है तो सक्सेसफुली आपके कंपाइल हो जाएंगी, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे समझो, इन द रिलेशनल मॉडल, ठीक है, ये कह रहे हैं रिलेशनल मॉडल में कार्डिनलिटी। देखो कार्डिनलिटी क्या होती है, देखो कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रो आपकी क्या होती है, नंबर ऑफ रो, या मैं कह देखो रो, या फिर मैं क्या कह सकता हूं, रिकॉर्ड, या मैं कह सकता हूं टपल। नंबर ऑफ रो, रिकॉर्ड या टपल क्या कहलाता है, आपकी कार्डिनलिटी कहलाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ टपल्स। तो नंबर ऑफ टपल्स आपके क्या हो जाएंगे, कार्डिनलिटी हो जाएंगे। नंबर ऑफ रोज, रिकॉर्ड्स या टपल्स आप क्या कहलाते हैं, कार्डिनलिटी कहलाते हैं। ए इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट देखो, देखो आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस कैन बी व्यूड एज, देखो जो डेटाबेस का आर्किटेक्चर होता है वो कितने स्टेप्स में व्यू किया जा सकता है, या फिर कितना आर्किटेक्चर कितने लेवल पे व्यू किया जा सकता है, आपसे पूछा गया है 2 लेवल, 4 लेवल, 3 लेवल, 1 लेवल। तो देखो ध्यान रखना, आपका 3 लेवल पर आर्किटेक्चर का व्यू किया जाता है डेटाबेस का। कैसे होता है, देखो सबसे ऊपर होता है आपका व्यू लेवल, कौन सा होता है, व्यू लेवल, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल स्कीमा, ठीक है। अगला क्या होता है आपका, कंसेप्चुअल लेवल। नेक्स्ट क्या होता है आपका, कंसेप्चुअल लेवल, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉजिकल लेवल या कंसेप्चुअल स्कीमा। फिर क्या होता है आपका, फिजिकल लेवल, फिर क्या होता है आपका, फिजिकल लेवल, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल लेवल। अब अच्छा यहाँ से तो कौन कनेक्ट होता है, यहाँ से तो यूजर कनेक्ट होते हैं, और यहाँ से कौन कनेक्ट होता है, आपका डेटाबेस कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे कितने लेवल पे होता है, आपके 3 लेवल पे व्यू होता है। आपको ध्यान रखना डेटाबेस का व्यू कितने लेवल पे होता है, 3 लेवल पे होता है। देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो ए रिलेशनल मॉडल, रिलेशन आर टर्म्ड है। देखो रिलेशनल मॉडल में रिलेशन के बारे में पूछा, रिलेशन क्या होता है। तो देखो ध्यान रखना, जो रिलेशनल मॉडल होता है इसका मतलब जो आरडीबीएमएस होता है, रिलेशनल मॉडल का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो आरडीबीएमएस जो रिलेशनल मॉडल होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसमें रिलेशन क्या कहलाता है, रिलेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, टेबल्स, रिलेशन मतलब क्या होता है, टेबल्स होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट देखो, एट्रीब्यूट, देखो एन एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट, ये कह रहा है एंटिटी सेट में आपके सफिशिएंट एट्रीब्यूट नहीं है फ्रॉम ए प्राइमरी की। ये कह रहा है प्राइमरी की बनाने के लिए आपके किसी भी एक कोई एंटिटी है उसमें जो एट्रीब्यूट है वो सफिशिएंट एट्रीब्यूट नहीं है प्राइमरी की बनाने के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो आपकी एंटिटी है वो किस टाइप की एंटिटी होगी, तो आपको ध्यान रखना है, उसको कहते हैं वीक एंटिटी। जब किसी भी एंटिटी के अंदर हमारे एट्रीब्यूट, ऐसे एट्रीब्यूट हमारे नहीं मौजूद होते हैं जिससे कि हम की बना सके, या मैं कैसे को प्राइमरी की बना सके, तो वो कैसी एंटिटी हो जाएगी, वीक एंटिटी। और ध्यान रखना वीक एंटिटी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डबल रेक्टेंगल से। कैसे करते हैं, डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करती है, ये आपकी क्या होती है, वीक एंटिटी होती है। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पे,
देखो कह रहा है ए लॉक्ड फाइल कैन बी, ये कह रहा है लॉक्ड फाइल का, आपसे लॉक फाइल के बारे में पूछा है कि लॉक फाइल क्या करती है। एक्सेस बाय ओनली वन यूजर, बिल्कुल सही बात है भाई, एक यूजर के द्वारा एक्सेस की जाएगी। अगर लॉक की हुई फाइल है तो इसका मतलब क्या है, पर्टिकुलर एक यूजर के द्वारा एक्सेस की जाएगी। अच्छा, मॉडिफाई बाय द यूजर विद द करेक्ट पासवर्ड, ऐसा कुछ नहीं है, नो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इट यूज टू हाइड द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। जो आपकी लॉक फाइल होती है वो आपकी सिंगल यूजर के द्वारा एक्सेस की जाती है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट कह रहा है इफ देयर आर एन पीपल इन द वर्ल्ड एंड आर यूजिंग सीक्रेट की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन फॉर प्राइवेसी पर्पज। ये कह रहे हैं कि भाई आपके टोटल एन पीपल हैं जो क्या कर रहे हैं, सीक्रेट की का यूज कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, आपके एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए आपके सिमेट्रिक की का यूज कर रहे हैं फॉर ए प्राइवेसी पर्पज, मतलब आपकी प्राइवेसी बनाने के लिए। देन नंबर ऑफ सीक्रेट की रिक्वायर्ड, देखो ध्यान रखना यहाँ पे नंबर ऑफ सीक्रेट की पूछी है। अब देखो सीक्रेट की का मतलब है कि एन नंबर, एन पर्सन है, ठीक है। अब देखो एन पर्सन का मतलब क्या है कि सपोज करो कि यहाँ पे मैं बात करूँ कि 5 पर्सन है और 5 पर्सन को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, देखो 5 पर्सन है और 5 पर्सन को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, लेकिन यहाँ पे सबके लिए यहाँ पे पर्सनल की होनी चाहिए। देखो 5 का मतलब क्या है, ये 5 पर्सन है, ये बाकी सभी कितने, बाकी सभी 4 पर्सन से कम्युनिकेट करेगा। अब बाकी सभी 4 पर्सन से कम्युनिकेट करने के लिए इसको कितनी चाहिए, 4 की चाहिए, इसको कितनी की चाहिए, 4 की। अब इसी टाइप से ये पर्सन है, ये बाकी सभी से कम्युनिकेट करने के लिए 1 की तो इसकी होगी, अब इसको कितनी चाहिए, 3 की चाहिए। तो इस टाइप से आपको बताना है कि अगर n पर्सन है तो आपको कितनी की चाहिए। तो देखो ध्यान रखना यहाँ पे टोटल नंबर की हो जाएगी n इंटू एन माइनस 1/2, कितनी हो जाएगी, n इंटू एन माइनस 1/2, क्योंकि आप सिंपल समझोगे 5 पर्सन को, देखो 5 पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन कितनी चाहिए, 4 की चाहिए, अगले कितनी चाहिए, एक तो भाई ऑलरेडी हो चुकी उनके बीच की सिगरेट, जैसे सपोज करो यहाँ और यहाँ के बीच में तो हो चुकी सिगरेट की, अब 3 पर्सन बच गए, इनके लिए चाहिए, फिर अगले को कितने चाहिए भाई, इनके और इनके बीच की तो हो चुकी पहले, 2 की चाहिए। तो इस टाइप से अगर n पर्सन होंगे तो क्या होगा, n इंटू एन माइनस 1/2 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट देखो, इट इज ए पॉसिबल टू डिफाइन ए स्कीमा कंप्लीटली। देखो कह रहा है कि जो स्कीमा उसको कंप्लीटली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि स्कीमा को कंप्लीटली डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो देखो आपको ध्यान रखना है डीडीएल और डीएमएल, देखो जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है, वो आपके स्कीमा को कंप्लीट डिफाइन कर देती है। क्यों, इसका रीजन समझो। देखो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या करती है, आपके स्ट्रक्चर को क्रिएट करती है। अगर मैं डेटा डीडीएल की बात करूँ तो इसका मतलब है स्ट्रक्चर क्रिएट करना, उसमें कुछ मॉडिफाई करना, तो ये तो डीडीएल हो जाएगा। और स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन कौन कर देगी, डीएमएल कर देगी। तो आपकी कंप्लीटली स्कीमा, आपकी कंप्लीटली जो स्कीमा है वो किसके द्वारा, डीडीएल और डीएमएल के द्वारा क्रिएट की जा सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जो लेक्चर सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ पे देखो एक तो आप कुछ एक स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट्स भी आया था, तो मैं उनको रिप्लाई ज़्यादा स्टूडेंट का कमेंट्स इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा। तो जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं, आपको सिली मिस्टेक जो आपकी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो देखो ह्यूमन के द्वारा मिस्टेक हो जाती है, ये मैं भी मानता हूँ कि यार जो जिसने टाइपिंग किया उसके द्वारा सिली मिस्टेक यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो लेक्चर सीरीज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका पर्पज यही है कि जो भी आपकी सिली मिस्टेक है उसको आप चेक कर लीजिए और राइट आंसर यहाँ से आप चेक कर लीजिए। ठीक है, इससे पहले मैं एक मेरा मॉडल पेपर सॉल्यूशन था, उसमें आपके जो आपके एक्सेल में जो आपके वर्कबुक का जो कलेक्शन था वो मैंने वर्कशीट करवाया था, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें वर्कशीट और चार्ट दोनों की बनता। देखो ध्यान रखना, लॉजिकली बात करें तो हमेशा वर्कशीट ही होगा उसमें, और अगर वहाँ पे राइट आंसर आपके चार्ट और वर्कशीट मानना है तो आप उसको डेफिनेटली उसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो इस टाइप की कोई अगर सिली मिस्टेक हो भी जाती है तो यहाँ पे जो सिली मिस्टेक है उनको आप डेफिनेटली आप सोल्व कर, आप खुद से या तो मेरे को मैसेज करके थ्रू डायरेक्टली मैसेज करके मुझे बता दीजिए सर आपकी ये सिली मिस्टेक है, या टाइपिंग जो मिस्टेक है वो आप सोल्यूशन यहाँ से कर लिए। देखो अगर एक मॉडल पेपर में अगर आपका एक मिस्टेक हो जाती है तो वो कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आपका मेन एग्जाम होता है उसमें भी आपके कुछ क्वेश्चन पे स्टार मार्क, बाद में आपको कुछ क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर दिया जाता है। आप समझो वहाँ पे एक एक्सपर्ट के द्वारा आपके पूरा पेपर तैयार होता है, उसके बाद भी क्या होता है वहाँ पे आपको स्टार मार्क से बताया जाता है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। जबकि यहाँ पे मैं खुद अकेला काम कर रहा हूँ, आपके लिए इतना एफर्ट्स लगा रहा हूँ, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे आपको मेरी सपोर्ट के लिए आपको मुझे बताना चाहिए कि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कर पाऊँ। ठीक है,
तो आप मुझे कमेंट्स करके, ठीक है, आप मुझे कमेंट्स करके बताते हो जो भी सिली मिस्टेक है, तो आप उसके लिए आप डायरेक्टली मेरे नंबर पर कमेंट्स कर सकते हो। तो मेरे खुद के नंबर पे कमेंट्स करके बता दीजिए। और वीडियो को आपको यहाँ पे जो भी आपको वीडियो को जो कमेंट्स में आप बता रहे हो मुझे, उस कमेंट्स का मैं प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम अभी नहीं है। बाकी हाँ, जो सिली मिस्टेक है उसके लिए मैं अब रियली में सॉरी चाहता हूँ कि कुछ एक मिस्टेक मुझसे हो जाती है और कुछ एक मिस्टेक टाइपिंग से हो रखी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो टाइपिंग मिस्टेक हो यहाँ पे मैं आपसे सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो इतना आप अगर एक मॉडल पेपर में अगर कोई एक, देखो मिस्टेक मुश्किल से आपको एक मॉडल पेपर में 1 या 2 मिस्टेक मिल सकती है मैक्सिमम, ज़्यादा मिस्टेक नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। बाकी हाँ, जो क्वेश्चन का लेवल है वो आप ऑलरेडी चेक कर पा रहे होंगे। और जो क्वेश्चन आप एग्जाम दो कंडक्ट होता है, मतलब आप मॉडल पेपर में जो पेपर देते हो उसके बाद में अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए आप मार्क्स के रूप में आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपके मार्क्स कितना हो रहे हैं। अगर आप 60+ स्कोर कर रहे हो, 55-60 के समथिंग आप स्कोर कर रहे हो, तो आपका बेस्ट स्कोर है। ओके, थैंक यू सो मच।